Good morning, dear students. How are you all? I hope you would be doing good. So, yesterday we completed up to page number 70. Pelvic bones के बारे में हमने पढ़ा था. यहाँ तक हमने complete कर लिया था. Now we are going to move further. Page number 70, last paragraph. Please stay focused and listen very carefully, and please hold on your pencils with you to mark the lines. Now, the skull is made up of many bones joined together. अब हम किसके बारे में पढ़े? हम स्कल मतलब हेड, जो ऊपर हेड होता है, स्कल जो होता है उसके बारे में पढ़ेंगे. उसमें क्या बोल रहे हैं कि उसमें बहुत सारी बोन्स इकट्ठी जॉइंट रहती हैं टुगेदर. फिगर 8.13 जैसे आप इसमें देख सकते हो. इट एनक्लोजेज एंड प्रोटेक्ट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द बॉडी, दैट इज़ द ब्रेन. और ये जो पूरा स्कल है, जो स्केलेटन में जो स्कल होता है, मतलब जो खोपड़ी हम कहते हैं, वो किसको कवर करती है, किसको प्रोटेक्ट करके रखती है? ये हमारे मोस्ट इम्पॉर्टेंट, हमारे बॉडी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट को, दैट इज़ ब्रेन को, हमारे दिमाग को. वी डिस्कस्ड मैनी बोन्स एंड द जॉइंट्स ऑफ अवर स्केलेटन. हमने अपने स्केलेटन के बारे में, स्केलेटन मतलब फ्रेमवर्क जो था, ढांचे के बारे में हमने बहुत चीज़ें पढ़ी कि उसमें कौन कौन सी कैसी बोन्स के बारे में पढ़ा, जॉइंट्स के बारे में पढ़ा. अब there are some additional parts of the skeleton that are not as hard as the bones and which can be bent. अब बोन्स तो थी, जॉइंट्स भी थे, अब पर स्केलेटन के कुछ ऐसे भी पार्ट्स हैं जो बोन्स की तरह इतने हार्ड नहीं होते हैं और फिर भी बेंट किए जा सकते हैं, विच कैन बी बैंड, मोड़े जा सकते हैं. दीज आर कॉल्ड कार्टिलेज. इनको क्या कहते हैं? कार्टिलेज. बेसिकली कार्टिलेज इज़ अ फ्लेक्सिबल टिश्यू. एक टिश्यू तरीके का होता है, फ्लेक्सिबल टिश्यू, जिसकी वजह से हम जो पर्टिकुलर जो बोन है हम वो मूव कर पाते हैं और वो इतनी ज़्यादा हार्ड नहीं रहती. फील योर ईयर. बोल रहे हैं आप अपने ईयर को फील करो, उसको टच वगैरह करो. डू यू फाइंड एनी हार्ड बोनी पार्ट्स दैट कैन बी बेंट? क्या आपको कुछ ऐसे हार्ड कोई पार्ट्स है जो कि बेंट हो सकता है? 8.14. देयर डू नॉट सीम टू बी एनी बोन्स हेयर, इजंट इट. यहाँ पे हमें कोई बोन नहीं दिख रही है, मतलब कोई हार्ड स्ट्रक्चर हमें नहीं दिख रहा है, नहीं फील हो रहा है. डू यू नोटिस एनीथिंग डिफरेंट बिटवीन द ईयर लोब एंड द पोर्शंस अबव इट? क्या आपको जो ईयर लोब देखो, आप देख सकते हो फिगर 8.15, जो नीचे वाला पार्ट होता है वो ईयर लोब होता है. क्या इसके और उसके ऊपर वाले पार्ट के बीच में आपको कुछ लग रहा है कि इधर कुछ है, कुछ अलग है? एज यू प्रेस देम बिटवीन योर फिंगर्स, इन दोनों के बीच में से लग रहा है कि कुछ है, कुछ फील हो रहा है आपको? यू डू फील समथिंग इन द अपर पार्ट्स ऑफ द ईयर दैट इज़ नॉट एज सॉफ्ट एज द ईयर लोब. अब आप जब फील करो तब वो लगेगा जो ऊपर वाला जो पार्ट है वो इतना सॉफ्ट नहीं है ईयर लोब की तरह, मतलब जो नीचे का पार्ट है, जो ये वाला नीचे का पार्ट है ईयर लोब, उसकी तरह इतना सॉफ्ट नहीं है. बट नॉट एज हार्ड एज अ बोन, इजंट इट. और वो पर इतना हार्ड भी नहीं है, एक बहुत जो हड्डी होती है मतलब उतना उसके जैसा इतना कोई हार्ड भी नहीं है, वो सॉफ्ट भी नहीं है तो वो हार्ड भी नहीं है. दिस इज़ कार्टिलेज. ये क्या है? ये कार्टिलेज है. कार्टिलेज मैंने क्या बताया? फ्लेक्सिबल टिश्यू तरीके का होता है. कार्टिलेज इज ऑल्सो फाउंड इन द जॉइंट्स ऑफ द बॉडी. ये कुछ कार्टिलेज कहाँ होता है? कार्टिलेज कुछ जॉइंट्स में पाया जा सकता है. वी हैव सीन कार्टिलेज की वजह से ही जो हमारी ये जैसे ईयर की बोन्स हैं ये इतनी ज़्यादा हार्ड नहीं होती और इतनी ज़्यादा सॉफ्ट भी नहीं होती, बट हम इनको इजीली बेंड कर सकते हैं. ओके, नाउ वी हैव सीन दैट अवर स्केलेटन इज़ मेड अप ऑफ मैनी बोन्स, जॉइंट्स एंड कार्टिलेज. हमने ये पढ़ा कि हमारा जो स्केलेटन है वो बहुत सारी बोन्स से उसमें बहुत सारी बोन्स हैं, जॉइंट्स हैं, कार्टिलेज हैं, सब हैं. यू कुड फील, बेंड एंड मूव मैनी ऑफ देम. और उसमें ये सब जो भी है उसको फील कर सकते हो, मूव भी कर सकते हो और मोड़ भी सकते हो, बेंड भी कर सकते हो. ड्रॉ अ नीट फिगर ऑफ द स्केलेटन इन योर नोटबुक. नाउ दिस इज़ योर होमवर्क. आप अपनी नोटबुक में स्केलेटन का जो हमने पिछले पेजेस पे देखा था, पेज नंबर 70 पे जो स्केलेटन का जो स्ट्रक्चर दिया था, आप उसका एक डायग्राम बनाओगे. We have learnt about the bones in our body and about joints that help us to move in different ways. हमने बोन्स के बारे में पढ़ा और हमने जॉइंट्स के बारे में पढ़ा. जॉइंट्स क्या देते हैं? जॉइंट्स की वजह से हम मूव कर पाते हैं
जॉइंट्स हेल्प अस टू मूव इजीली, जैसे मूव कर पाते हैं, हमने ये पढ़ा. व्हाट मेक्स द बोन्स मूव द वे दे डू, लेट अस फाइंड आउट. बट जो बोन्स जिस तरह से मूव करती हैं वो अब किस तरह से, मतलब कैसे मूव करती हैं, मतलब व्हाट इज़ दैट थिंग दैट फोर्सेस द बोन टू मूव इन दैट वे, कि बोन उसी तरीके से मूव करेगी और दूसरे तरीके से मूव नहीं करेगी. वो क्या चीज़ है, वो क्या रीज़न है, अब हम उसके बारे में पढ़ेंगे. मेक अ फिस्ट विथ वन हैंड. फिस्ट क्या होता है? मेक अ फिस्ट. फिस्ट मतलब जैसे मैंने मुट्ठी ऐसे बांधते हैं ना बिल्कुल टाइटली, किसी को मुक्का मुक्का वगैरह मारने के लिए बिल्कुल ऐसे टाइटली पंच करने के लिए किसी को, तो फिस्ट मतलब वो. मेक अ फिस्ट विथ वन हैंड. बेंड योर आर्म एट द एल्बो. और जो आर्म है मतलब जो हाथ है उसको एल्बो की तरफ बेंड करो. एंड टच योर शोल्डर विद द थम. और थम से शोल्डर को टच करो. फिगर 8.6 जैसे आप इसमें देख सकते हो. डू यू सी एनी चेंजेस इन अपर आर्म. क्या कुछ फील हो रहा है आपको अपर वाले आर्म में? जैसे ऐसे कुछ बॉयज़ वगैरह से बाइसेप्स दिखाते ना, ऐसे ऐसे मुट्ठी बना के और है ना बिल्कुल टाइट करके आर्म को, और आर्म को ऊपर के दिखाते हैं कि ये बाइसेप्स हैं. तो वो जो बाइसेप्स वाला जो पार्ट है वो क्या होता है, वो स्वोलन मतलब थोड़ा सा ऊपर हो जाता है, थोड़ा सा स्वोलन हो जाता है. टच इट विद द अदर एंड. बोल रहे हैं कि आप उसको टच करके देखो, जो थोड़ा स्वोलन पार्ट है उसको टच करके देखो. डू यू फील अ स्वोलन रीजन इनसाइड योर अपर आर्म. क्या आपको कुछ स्वोलन रीजन दिख रहा है? ऑफकोर्स अगर हम ऐसे करेंगे बिल्कुल टाइटली तो जो अपर आर्म का कि जो अपर जो आर्म है वो स्वोल हो जाएगा, मतलब वो थोड़ा सूज जाएगा. दिस इज़ अ मसल. ये क्या है? ये मसल है. द मसल बल्ज ड्यू टू कॉन्ट्रैक्शन. अब ये बल्जी क्यों हो गई, ये मतलब जैसे स्वोलन क्यों हो गई? ड्यू टू कॉन्ट्रैक्शन. कॉन्ट्रैक्शन मीन्स इट बिकेम स्मॉलर इन लेंथ. वो लेंथ में छोटी हो गई. नाउ ब्रिंग योर आर्म बैक टू इट्स नॉर्मल पोजीशन. और उसको वापस नॉर्मल पोजीशन में ले आओ हाथ को. फिर आप देखोगे व्हाट हैपन टू द मसल. अब मसल को क्या हो गया? वो रिलैक्स हो गई मसल और उसकी लेंथ थोड़ी सी बढ़ गई. इज़ इट स्टिल कॉन्ट्रैक्टेड. क्या वो अभी भी कॉन्ट्रैक्टेड है? नहीं, ऑफकोर्स. अब क्यों कॉन्ट्रैक्टेड होगी? यू कैन ऑब्जर्व सिमिलर कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल्स इन अ लेग व्हेन यू वॉक और रन. और आप यही कॉन्ट्रैक्शन आप अपने पैरों में भी ऑब्जर्व कर पाओगे जब आप वॉकिंग करते हो या फिर आप रनिंग करते हो. When contracted, the muscle becomes shorter, stiffer and thicker. जब आप ऐसे कॉन्ट्रैक्ट करते हो, कॉन्ट्रैक्शन के टाइम पे क्या होता है, जो मसल होती है वो शॉर्ट हो जाती है और हैवी सी हो जाती है, बहुत टाइट हो जाती है. इट पुल्स द बोन. और इसकी वजह से जो बोन है वो पुल मतलब ऊपर की तरफ आ जाती है. पुल का मतलब क्या होता है? अपनी तरफ आ जाती है, मतलब ऊपर की तरफ बोन आ जाती है. मसल्स वर्क इन पेयर्स. और मसल कैसे काम करती है? मसल पेयर्स में काम करती है. When one of them contracts, the bone is pulled in that direction. जब बोन में से वो मसल में से जब मसल के पैर में से जब एक मसल कॉन्ट्रैक्ट हो रही होगी तो बोन क्या होगी? बोन पुल हो जाएगी उस डायरेक्शन में. द अदर मसल ऑफ द पेयर रिलैक्सेस. और जो दूसरी जो उस पैर का जो मसल है वो रिलैक्स करेगा उस टाइम पे. टू मूव द बोन इन द अपोजिट डायरेक्शन. और बोन को अपोजिट डायरेक्शन में मूव कराने के लिए जो रिलैक्स्ड मसल है, द रिलैक्स्ड मसल कॉन्ट्रैक्ट्स टू पुल द बोन टूवर्ड्स इट ओरिजिनल पोजीशन. और उसको नॉर्मल पोजीशन में लाने के लिए दूसरी बोन कॉन्ट्रैक्ट करती है. द रिलैक्स्ड मसल कॉन्ट्रैक्ट्स टू पुल द बोन टूवर्ड्स इट्स ओरिजिनल पोजीशन व्हाइल द फर्स्ट रिलैक्सेस. और फिर उस टाइम पे दूसरी रिलैक्स करती है. जो मसल थी वो पैर में काम करती हैं. A muscle can only pull, it cannot push. मसल जो है वो only push मतलब ऊपर आ सकती है. इट मसल कैन ओनली पुल मतलब ओनली ऊपर आ सकती है. इट कैन नॉट पुश मतलब नीचे नहीं जा सकती. दस टू मसल्स हैव टू वर्क टुगेदर टू मूव अ बोन. तो दो मसल्स को साथ में काम करना पड़ता है, कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन जैसा, कि एक कॉन्ट्रैक्ट करेगी तो दूसरी रिलैक्स करेगी और दूसरी कॉन्ट्रैक्ट करेगी तो पहली वाली रिलैक्स करेगी. उसी वजह से बोन मूव करती है. दिस इज़ द रीज़न हाउ डज अ बोन मूव. नाउ फिगर 8.6 जैसे आपने इसमें देखा कि कैसे हुआ ये सब. ना आर मसल्स एंड बोन्स ऑलवेज रिक्वायर्ड फॉर मूवमेंट. क्या मसल्स और बोन हमेशा मूवमेंट के लिए इम्पॉर्टेंट है? हाउ डू अदर एनिमल्स मूव. अब हम बात करें कि अब एनिमल्स कैसे मूव करते हैं. Do all animals have bones?
क्या सारे एनिमल्स में बोन्स होती हैं? व्हाट अबाउट एन अर्थवर्म और अ स्नेल? जो अर्थवर्म होता है और स्नेल होता है उसके बारे में क्या? लेट अस स्टडी द मैनर ऑफ मूवमेंट दैट इज़ द गेट ऑफ सम एनिमल्स। अब हम क्या बात करेंगे? अब हमने ह्यूमन बॉडी के बारे में तो बात कर ली, अब हम किसके बारे में बात करेंगे? एनिमल्स के बारे में। दैट इज़ अवर न्यू टॉपिक नेम इज़ 8.2 गेट ऑफ एनिमल्स। गेट का मतलब क्या होता है? मैनर ऑफ वॉकिंग और मूविंग, किस तरह से वो मूव करते हैं या वॉक करते हैं। और उसमें से फर्स्ट है अर्थवर्म। किसके बारे में पढ़ेंगे? अर्थवर्म के बारे में। एक्टिविटी 5, ऑब्जर्व एन अर्थवर्म मूविंग ऑन सॉइल इन अ गार्डन। अर्थवर्म को ऑब्जर्व करो कि वो कैसे चलता है, बहुत नज़दीक से उसको देखो। जेंटली लिफ्ट इट एंड प्लेस इट ऑन अ पीस ऑफ ब्लॉटिंग और फिल्टर पेपर। अब उसको धीरे से उठा के, अगर आप उठा सकते हो तो बी केयरफुल वाइल लिफ्टिंग इट। अगर आप उसको उठा सकते हो, उसको उठा के फिल्टर पेपर पे रखो। अब फिल्टर पेपर पे वो कैसे मूव कर रहा है उसको ऑब्जर्व करो। देन प्लेस इट ऑन अ स्मूथ ग्लास प्लेट और एनी स्लिपरी सरफेस। अब उसको वहाँ से भी उठा के स्मूथ सरफेस पे रखो, जैसे कि टाइल्स वगैरह होती है ना हमारे घर में, स्मूथ सरफेस जैसे होता है, स्लिपरी जैसा, उधर रखो। क्या वो वहाँ पे कैसे मूव कर रहा है, उधर वो वाला मूवमेंट भी आप ऑब्जर्व करो। ऑब्जर्व इट्स मूवमेंट। नाउ इज़ इट डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑन पेपर? क्या वो स्मूथ सरफेस पे वो जैसे मूव कर रहा है और वो जैसे वो पेपर पे मूव कर रहा था, क्या दोनों डिफरेंट हैं? In which of the above two surfaces do you find that the earthworm is able to move easily? और उन दोनों सरफेस में से, जैसे हमने पेपर पे रखा था फिल्टर पेपर पे, और दूसरा हमने किस पे रखा था? स्मूथ सरफेस पे। इन दोनों में से किस में वो ईजिली मूव कर पा रहा है? The body of an earthworm is made up of many rings joined end to end. जो earthworm की जो बॉडी होती है वो किससे बनी रहती है? रिंग्स जैसे स्ट्रक्चर से बनी रहती है, जो इकट्ठे साथ में जॉइंट होते हैं, जो एंड टू एंड जॉइंट रहते हैं। एन अर्थवर्म डज नॉट हैव बोन्स। अर्थवर्म में बोन्स नहीं होती। तो अर्थवर्म अब कैसे मूव करता होगा? दिस इज़ आवर क्वेश्चन। अब हम ये पढ़ेंगे। आप देख सकते हो अर्थवर्म का पिक्चर दिया हुआ है। इट हैज़ मसल्स विच हेल्प टू एक्सटेंड एंड शॉर्टन द बॉडी। इसके अर्थवर्म की बॉडी में क्या होता है? अर्थवर्म की बॉडी में मसल्स होती हैं, जिस वजह से वो एक्सटेंड करके, मतलब आगे बढ़ के घिसक के चलता है। ड्यूरिंग मूवमेंट, उसके मूवमेंट के टाइम पे क्या होता है? द अर्थवर्म फर्स्ट एक्सटेंड्स द फ्रंट पार्ट ऑफ द बॉडी। पहले वो क्या करता है? अपना जो फ्रंट पार्ट है उसको एक्सटेंड कर, मतलब उसको बढ़ाता है आगे। कीपिंग द रियर पोर्शन फिक्स टू द ग्राउंड। और जो पीछे वाला जो पार्ट होता है उसको ग्राउंड से फिक्स, मतलब दबा के रखे हुए। देन इट फिक्सेस द फ्रंट एंड। और जब वो आगे वाले पार्ट को घिसका लेता है तब उसको फिक्स कर लेता है ग्राउंड से, और फिर जो पीछे वाला पार्ट है उसको थोड़ा सा आगे घिसका देता है। देन इट फिक्सेस द फ्रंट एंड एंड रिलीजेस द रेयर एंड। मतलब जो पीछे वाला पार्ट जो उसने दबा कर रखा था, अब उसको वो रिलीज़ करता है कि अब वो आगे बढ़े। इट देन शॉर्टन्स द बॉडी एंड पुल्स द रियर एंड फॉरवर्ड। इससे उसकी बॉडी थोड़ी सी शॉर्ट हो जाती है और फिर जो पीछे वाला पार्ट है वो भी पुल हो जाता है। पुल मतलब वो भी आगे आ जाता है। समझ में आया कैसे मूव करता है? वो पहले वो अपना जो फ्रंट पार्ट है उसको एक्सटेंड मतलब आगे बढ़ाता है। कीपिंग द बैक साइड, कीपिंग द रेयर साइड फिक्स्ड टू द ग्राउंड, मतलब ग्राउंड से दबा के रखे हुए। आगे तभी जब बढ़ेगा जब उसका पीछे वाला पार्ट ग्राउंड से फिक्स्ड होगा, मतलब चिपका हुआ होगा। अब जब आगे वाला पार्ट एक्सटेंड हो गया, मूव हो गया आगे, फिर वो वहाँ पे फिक्स हो जाएगा ग्राउंड पे। अब फिर पीछे वाला पार्ट रिलीज़ हो जाएगा। रिलीज़ मतलब अब पीछे वाला पार्ट फ्री हो जाएगा और वो एक्सटेंड करेगा आगे की तरफ। समझ में आया? ऐसे मूवमेंट होता है। दिस मेक्स इट मूव फॉरवर्ड बाय अ स्मॉल डिस्टेंस। तो वो ऐसे धीरे धीरे मूव करता है। रिपीटिंग सच मसल एक्सपेंशंस एंड कॉन्ट्रैक्शंस द अर्थवर्म कैन मूव थ्रू सॉइल। ऐसे वो एक्सपेंड करके, कॉन्ट्रैक्ट करके वो सॉइल में मूव करता है। इट्स बॉडी सीक्रेट्स अ स्लिमी सब्सटेंस टू हेल्प द मूवमेंट। और इस मूवमेंट के पूरे टाइम पे उसकी बॉडी कुछ एक गीला स्लिमी, कुछ सॉल्यूशन सब्सटेंस जैसा सीक्रेट करती जाती है, निकालती जाती है। हाउ डज इट फिक्स पार्ट्स ऑफ इट्स बॉडी टू द ग्राउंड? अब वो जो उसकी अर्थवर्म की जो बॉडी थी वो बहुत गीली, जैसे मूवमेंट के टाइम में हमने पढ़ा ना कि वो स्लिमी सब्सटेंस निकालता है। तो जब उसकी बॉडी इतनी गीली होगी तो वो
अपनी बॉडी को फिक्स कैसे करता होगा ग्राउंड से? अंडर इट्स बॉडी, अब उसकी बॉडी के अंदर क्या होता है? अंडर उसकी बॉडी के जो नीचे क्या होता है? इट हैज़ अ लार्ज नंबर ऑफ टाइनी ब्रिसल्स, हेयर लाइक सब्सटेंस और स्ट्रक्चर्स प्रोजेक्टिंग आउट। उसकी बॉडी के अंदर क्या होता है? उसकी बॉडी के अंदर छोटे छोटे ब्रिसल्स होते हैं। ब्रिसल्स मतलब छोटे छोटे हेयर लाइक सब्सटेंस, कुछ स्ट्रक्चर्स होते हैं जो निकल रहे होते हैं उसकी बॉडी से। ये हेल्प करते हैं उसको ग्राउंड से फिक्स्ड रखे हुए में। द ब्रिसल्स आर कनेक्टेड विद मसल्स, और ये ब्रिसल्स किससे कनेक्टेड होते हैं? ये मसल्स से कनेक्टेड रहते हैं। द ब्रिसल्स हेल्प टू गेट अ गुड ग्रिप ऑन द ग्राउंड, इस वजह से उसको ग्राउंड पे अच्छी ग्रिप मिल जाती है, मतलब फिक्स हो पाता है वो अच्छे से, ग्राउंड पे उसकी पकड़ रहती है। द अर्थवॉर्म एक्चुअली ईट्स इट्स वे थ्रू द सॉइल, और अर्थवॉर्म धीरे धीरे आगे बढ़ते बढ़ते सॉइल में से अपना खाना लेता हुआ चलता रहता है। इट्स बॉडी देन थ्रोज अवे द अनडाइजेस्टेड पार्ट ऑफ द मटेरियल दैट इट ईट्स, और उसकी बॉडी खाते पीते में फिर वो जो अनडाइजेस्टेड जो पार्ट है उसको निकालती हुई भी चलती रहती है। दिस एक्टिविटी ऑफ एन अर्थवॉर्म मेक्स द सॉइल मोर यूजफुल फॉर प्लांट्स, और इस एक्टिविटी की वजह से, मतलब इस पूरे प्रोसेस की वजह से अर्थवॉर्म जो है वो प्लांट्स की जो सॉइल है उसको बहुत अच्छी बना देता है प्लांट्स के लिए, बहुत यूज़फुल बना देता है प्लांट्स के लिए। सो दिस इज़ हाउ अर्थवॉर्म मूव। अर्थवॉर्म में कोई मसल्स, वो बोन्स नहीं होती हैं, वो अपनी मसल्स की वजह से एक्सपेंड करते हुए, कॉन्ट्रैक्ट करते हुए आगे धीरे धीरे आगे बढ़ता जाता है। सो ये फर्स्ट एनिमल था अर्थवॉर्म, जिसके बारे में हमने पढ़ा कि वो कैसे मूव करता है। अब हम कल नेक्स्ट पढ़ेंगे कि स्नेल और आगे के जो भी एनिमल्स दिए हुए हैं वो कैसे मूव करते हैं। ओके चिल्ड्रन, सो आज हमने कार्टिलेज के बारे में पढ़ा, मसल कॉन्ट्रैक्शंस के बारे में पढ़ा कि बोन कैसे मूव करती है कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन की वजह से, एंड अर्थवॉर्म के बारे में। प्लीज़ एक बार वीडियो नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, आपको जितनी बार आपको लेक्चर्स अच्छे से समझ में नहीं है, आप प्लीज़ थरली फोकसली लेक्चर्स को सुनते रहिए, तभी आपको चैप्टर अच्छे से क्लियर होगा माइंड में। अगर आप छोड़ दोगे, ऐसे बीच में स्किप कर दोगे, तो कुछ ना कुछ डाउट रह जाएगा जो आपको बाद में प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। सो प्लीज़ स्टूडेंट, प्लीज़ स्टे फोकस्ड एंड लिसन इट वेरी वेरी केयरफुली एंड रीड योर चैप्टर्स थरली। ओके, अब हम आगे का कल करेंगे। टिल दैट स्टे सेफ एंड स्टे होम। थैंक यू।